बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैं वक़ास गफ़ारी आपसे मुख़ातिब हूँ। इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम 8th क्लास की जनरल साइंस बुक की हमने शुरुआत की है और इसमें अब तक सिर्फ एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है और उस सिलसिले का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, नर्व्स के बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, नर्व्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन के टाइप्स सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। तो उस हवाले से अगर किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पे मैंने पिछले लेक्चर में तफसील से बात की थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आज पढ़ेंगे जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो जो है वो वक्त पर मिल सके और आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये आप सब भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो वो कमेंट सेक्शन में लिख लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। इसके अलावा मेरे पास इस किताब के नोट्स है जो मैंने ख़ुद लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख ले, इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपका नंबर लेके तो आपको सेंड कर दूँगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। नर्वस सिस्टम को जैसे मैंने पिछले वीडियो में इस पर काफ़ी तफसील से बात की थी कि नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और एक को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको इसलिए सेंट्रल कहते हैं, इसको इसलिए बुनियादी कहते हैं कि ये मरकज़ी नर्वस सिस्टम है क्योंकि मेन काम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है नर्वस सिस्टम में। जैसे मैंने आपको कहा था कि नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स है, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम में। तो अब जो दो इसमें ऑर्गन्स है ना, वो जो मेन ऑर्गन है जो बुनियादी हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इस सेंट्रल नर्वस को दोनों को मिला के ना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कहा गया है, ठीक है। तो चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेन किरदार है इस वजह से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर नर्व तीसरा जो रह गया नर्व्स, तो उसको अलग से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में रखा गया है और उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है तमाम नर्वस सिस्टम के लिए। कंट्रोल सेंटर वो होता है जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिमाग जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसा शाहकार चीज़ बनाई है कि आपके जिस्म के हर हिस्से का उसके साथ कनेक्शन लगाया हुआ है। आपके जिस्म के हर हिस्से का कनेक्शन दिमाग में लगा हुआ है। आपका जिस्म का हर हिस्सा छोटे से छोटा हरकत या कोई काम खुद से नहीं कर सकता, उसको ज़रूर दिमाग से वो चीज़ के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है और हर चीज़ के लिए वो दिमाग के साथ कम्युनिकेशन करता है, मैसेज भेजता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे ये ज़रूरत है और दिमाग उस पर प्रोसेस करता है, उसको समझता है कि क्या सिचुएशन है और फिर उस लिहाज से उसको डिसीजन मेकिंग करता है और फिर उस जगह को ये सिखाता है कि आपने क्या करना है। तो मेरा मतलब है कि जिस्म के हर हिस्से में जो भी काम हो रहा हो, चाहे वो हमारे इरादे से हो रहा हो, चाहे वो
बग़ैर इरादे के हो रहा हो, चाहे वो छोटे से छोटा कोई काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई काम हो, तो वो सब दिमाग की परमिशन से होता है और इन सब चीज़ों के कनेक्शन दिमाग में लगे हुए हैं। तो चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कार्ड है, इस वजह से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी मरकज़ी नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसमें इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। अब ब्रेन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो गया। ह्यूमन ब्रेन फिगर 1.4 जो नेक्स्ट पेज पे है वहाँ पे देख लेंगे। इज़ इनक्लोज्ड अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। इंसान का दिमाग जो है वो एक सख्त खोपड़ी में महफूज किया गया है जिसको क्रेनियम कहते हैं। इस क्रेनियम को हम उर्दू ज़ुबान में, उर्दू सिंपल उर्दू में खोपड़ी कहते हैं। तो इंसान का दिमाग जो है वो एक सख्त खोपड़ी में बंद किया हुआ है। इस खोपड़ी की हड्डी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अल्लाह ताला ने तमाम जितनी हड्डियों में से ये एक हड्डी अल्लाह ताला ने बनाई है, क्योंकि इसके अंदर जिस्म की सबसे नाजुक चीज़ और सबसे अहम चीज़ को रखा गया है। तो ये इतना नाजुक है कि इसको ये छोटे से छोटा प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके फ़िज़िकल जो ब्रेन है ना, उस पे अगर छोटे से छोटा कोई ज़र्रा पड़ जाए ना तो फिर ब्रेन सही काम नहीं करता। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको बहुत सख्त खोपड़ी में, सख्त हड्डी में महफूज किया है और साइंस में उस खोपड़ी को क्रेनियम कहते हैं। तो आप ये जहन में डाल लें कि खोपड़ी का जो मेडिकल टर्म है, जो साइंसी टर्म है, वो है क्रेनियम। इन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन। ब्रेन में बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन होते हैं। आप देखो ना, इंटरन्यूरॉन में हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था। इंटरन्यूरॉन असल में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में मिलाते हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि इंटरन्यूरॉन पूरी बॉडी में नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने इसको कहा हुआ है कि आपने सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में रहना है, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का न्यूरॉन है इंटरन्यूरॉन, और इसका काम क्या है कि वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में मिलाता है। तो कहते हैं कि ब्रेन में बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन होते हैं। इट इज़ डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये इंसानी दिमाग जो है नीचे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सही है। तो ये हिस्से ऐसे नहीं है कि ये मतलब फ़िज़िकली, रियली या सच में जो है वो दिमाग को 3 हिस्से हैं। ये असल में आपके समझने के लिए उसको 3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। एक हिस्सा अलग से पढ़ेंगे, उसके काम पढ़ेंगे, उसके कनेक्शन पढ़ेंगे। फिर दूसरा हिस्सा अलग से पढ़ेंगे, उसके काम पढ़ेंगे, कनेक्शन पढ़ेंगे। फिर तीसरा हिस्सा अलग से पढ़ेंगे, उसके काम पढ़ेंगे और कनेक्शन पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि दिमाग के कितने हिस्से हैं, तो आप कह दें कि दिमाग के 3 हिस्से हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं? एक है फोर ब्रेन, जिसको ये अगला दिमाग कहते हैं, जो बिल्कुल इस माथे की नज़दीक वाला हिस्सा जो दिमाग का है ना, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। फिर दूसरा जो किस्म है वो है मिड ब्रेन, उर्दू में इसको दरमियाना दिमाग कहते हैं। ये आपकी खोपड़ी के जो दरमियाना दिमाग है उस जगह को कहते हैं। और तीसरा जो है वो हैंड ब्रेन है, हैंड ब्रेन ये आगे आएगा, तो इसको पिछला दिमाग उर्दू में कहते हैं, और ये सबसे पिछले वाला दिमाग का हिस्सा है। तो इनको इन 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हम सारे दिमाग को एक साथ में डिस्कस करना शुरू करें तो वो इतना पेचीदा है, उसके कनेक्शन इतने ज़्यादा है, उनके काम इतने ज़्यादा है कि फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम इसको हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। पहले दिमाग को 3 हिस्से करें और इसमें से अगला जो माथे के नज़दीक वाला दिमाग है इसके काम पढ़ेंगे, फिर दरमियाने वाला, फिर सबसे पिछले वाला जो गर्दन के साथ नज़दीक है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला किस्म फोर ब्रेन, इसको पढ़ते हैं। उर्दू में इसको अगला दिमाग कहते हैं। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन जो है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ये 3, अब देखो ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले तो ये बात जहन में डाल ले कि फोर ब्रेन दिमाग का, पूरे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब ये जो आपके माथे के साथ अगला दिमाग है ना, मतलब जो हिस्सा है जो माथे के पास है, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का। और इसको
तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, दैट इज़ आई लिखा हुआ है। तो आई का मतलब होता है यानी कि वो तीन हिस्से कौन से हैं, वो है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सही है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कि फोर ब्रेन को मज़ीद तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें से एक को थैलेमस कहते हैं, दूसरे को हाइपोथैलेमस कहते हैं, और एक को सेरेब्रम कहते हैं, दूसरे को थैलेमस कहते हैं और तीसरे को हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा, अब सेरेब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेरेब्रम जो है ना, तो वो सबसे टॉप पे और सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये दिमाग के बड़े तीन हिस्से हैं। अब इन तीन बड़ों हिस्सों में फोर ब्रेन को अलग तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर इन सारे हिस्सों में, सारे दिमाग के हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम है, और सबसे अहम काम भी ये सेरेब्रम ही करता है। तो सेरेब्रम बहुत अहम हिस्सा है दिमाग का, इसको आप गौर से पढ़ ले, इसके काम आप जहन में डाल लें कि इसके क्या क्या काम है। ठीक है, तो कहते हैं कि सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज़ डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये राइट और लेफ्ट दो आप इसको क्या कह सकते हैं, हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया गया है। हेमिस्फीयर को हिस्से ही कह ले, मतलब ये है कि दो इसको के सिर्फ दरमियान में इसको अलग किया गया है। सारा देखो, मेरी बात सुने, सेरेब्रम जो है वो सारा एक हिस्सा है। मेरा मतलब इसमें ये है कि आप ऐसा ना समझो कि सेरेब्रम को रियली वो दो हिस्सों में तकसीम है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब देखो, दो हेमिस्फीयर में जब इसको तकसीम किया है तो इसके आगे अब काम आएगा कि इसको क्यों तकसीम किया गया है। सेरेब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशन, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा। सेरेब्रम जो है, आप देखिए इसके काम, ये सारे काम ये कंट्रोल करता है। इसमें क्या है, इसमें है थिंकिंग यानी सोचना, फीलिंग्स यानी एहसासात, इमोशंस यानी जज्बात, सीइंग मतलब आपकी बीनाई, जो आपकी नज़रें हैं जो आपको सब कुछ नज़र आता है, हियरिंग आपकी समात जिससे आप सुनते हैं, ये सब चीज़ें सेरेब्रम कंट्रोल करता है। परसेप्शन ख्यालात, मेमोरी जो है वो यादाश्त, और स्पीच आपकी बातें, आपके जो आवाज़ आती है, और डिसीजन मेकिंग फ़ैसला करना, ये सब चीज़ें दिमाग के सेरेब्रम का काम है। सेरेब्रम कहाँ पे है, दिमाग में। सेरेब्रम दिमाग के सबसे अगले दिमाग फोर ब्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात इन्होंने मेंशन नहीं की जो कि बहुत अहम बात है, जो से हेमिस्फीयर की बात की गई है कि सेरेब्रम को लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर में तकसीम किया गया है। तो इसको इसलिए तकसीम किया गया है कि जब जो राइट वाला हेमिस्फीयर है, सेरेब्रम के राइट वाला हिस्सा जो है, आप ऐसा समझो कि सेरेब्रम का जो हिस्सा है ना, इसके राइट वाला हिस्सा जो है वो आपके जिस्म के तमाम लिफ्ट वाले अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। आपके जिस्म के जो आपके दिमाग का सेरेब्रम है, उसका जो राइट वाला हिस्सा है वो आपके जिस्म के लेफ़्ट साइड वाले तमाम काम को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड वाला सेरेब्रम है, हेमिस्फीयर है, तो वो आपके राइट वाले बदन के जिस्म के तमाम काम को वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खुदा न खास्ता किसी के सर पे चोट लग गई और उसका सेरेब्रम डैमेज हो गया, तो आपको देखना होगा कि अब सेरेब्रम में कौन सी वाली साइड जो है वो डैमेज है। अगर उसका लेफ़्ट वाला साइड डैमेज है तो उसकी राइट वाली साइड में कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ेगा। सही है ना, कोई उसका राइट वाला हाथ, या उसकी फिंगर्स में से कुछ, या उसके राइट वाला कान, या उसकी राइट वाली आई। तो ये हेमिस्फीयर ऐसा होता है कि राइट वाला हेमिस्फीयर सेरेब्रम में जो राइट वाला हिस्सा होता है, जो हेमिस्फीयर होता है, वो जिस्म के लेफ़्ट वाले जिस्म के कामों को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट वाला हेमिस्फीयर का हिस्सा होता है सेरेब्रम का, तो वो जिस्म के राइट साइड के तमाम काम को
और जिस्म के हिस्सों को कंट्रोल करता है। तो ये एक चीज़ यहाँ इन्होंने नहीं लिखी थी, ये आप जहन में डाल लें। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट था, उसके सर पे चोट आई थी, तो वो कहीं बचपन में टांगे के साथ टकराया था, वो साइकिल पे था, तो उसकी जो है वो खोपड़ी टूट गई थी और उसका दिमाग जो है वो अब भी उसकी वो खोपड़ी आपको लगेगा कि इसमें कुछ गड़ा सा है। तो उसको जब मैंने देखा तो उसकी राइट वाली साइड पे वो खोपड़ी टूटी हुई थी, तो उसकी लेफ़्ट साइड वाले हाथ की 2 उँगलियाँ और पैर की 1 उँगली वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है? तो उसने कहा कि उस एक्सीडेंट में ये चीज़ें मेरे काम करना छोड़ गई थी। तो इस तरह होता है, ये उलट होता है, इसको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, मैं जो है वो 5 पेज तक पहुंच गया हूँ, ठीक है? पिछले लेक्चर में हमने 4 पेज तक पढ़ा था, अभी मैं 5 पे वो मैं 5 तक पहुंच चुका हूँ। अच्छा, अब इनसाइड सेरेब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब देखो 3 हिस्से थे ना, फोर ब्रेन यानी अगले दिमाग के 3 हिस्से थे। एक सेरेब्रम था, उस पर तफसील सी बात हो गई, उसके काम के बारे में भी हमने पढ़ा, जो बेसिक काम है वो सारे सेरेब्रम करता है, वो उसकी काम हो गई, बातें हो गई। अब जो दूसरा और तीसरा हिस्सा है वो थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ये फोर ब्रेन के हिस्से हैं, ठीक है? तो फोर ब्रेन दिमाग का अगला हिस्सा, उसके मज़ीद 3 हिस्से हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो अब थैलेमस के बारे में बात करते हैं। इनसाइड सेरेब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरेब्रम के अंदर देखो, थैलेमस सेरेब्रम के अंदर है, सेरेब्रम के अंदर थैलेमस है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी जिसामत की चीज़ है जिसको थैलेमस कहते हैं। इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शंस, ये बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सेंसरी फंक्शन क्या होते हैं? जो आपके मतलब आपके जिस्म से जो मैसेजेस जाते हैं, मतलब आपके जिस्म पे मच्छर, आपकी उंगली पे मच्छर ने काटा, तो इसका जो मैसेज जाते हैं, जो आपने सेंस किया, आपने महसूस किया, और तो आप महसूस तभी करते हैं जब वो दिमाग से वापस आके आपको दिमाग समझा देता है कि ये मच्छर था, ठीक है? उसके बाद आपको समझ आती है। तो सेंसरी फंक्शन कौन से होते हैं? जो जिस्म से जो स्टिमुलस के या ख़तरात के जो मैसेज आते हैं दिमाग को, तो वो सेंसरी फंक्शन फिर दिमाग में जो जितना काम होता है वो जो है उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो जो जिस्म से आने वाली ये मैसेजेस है, इसको सेंसरी फंक्शंस कहते हैं। इस पे जितने काम होते हैं वो सेंसरी फंक्शन है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के साथ ही है, जो कि उसकी बुनियाद में वाक़या है। मतलब ऐसा समझ लो कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस एक ही जगह पे हैं। अब उसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का? इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ये इंसान के जिस्म की दर्जे हरारत को, उसकी भूख को और उसकी प्यास को कंट्रोल करता है। सही है? तो हर दिमाग में हर हिस्से के अपने अपने काम होते हैं। अगर मैं आप थोड़ा सा समरी बताऊं तो दिमाग के 3 हिस्से हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर मज़ीद 3 हिस्से हैं, एक को कहते हैं सेरेब्रम, दूसरे को थैलेमस, तीसरे को हाइपोथैलेमस, ठीक है? सेरेब्रम जो है उसका दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसके जितने भी बुनियादी काम हैं वो सारे सेरेब्रम के हैं, जैसे आपकी बीनाई, आपकी समात, आपकी सोच, आपकी ख़यालात, आपकी में याददाश्त, आपकी जो लर्निंग है, ये सारे जो बेसिक काम है वो सेरेब्रम करता है। थैलेमस जो है वो सेरेब्रम के अंदर होता है, ये दूसरा हिस्सा है फोर ब्रेन का, और ये सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ ही होता है, और ये जिस्म के दर्जे हरारत, हंगर और प्यास को कंट्रोल करता है, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देख ले, इसमें सारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के तमाम जितने भी हिस्से हैं उनको लेबल किया गया है इस डायग्राम में। तो आप इसको देख ले और इसकी जगहों को समझे। आप देखो सेरेब्रम जिस जगह को उसकी लाइन गई हुई है, तो वो ये वाला
तो आप देखो उसकी कितनी बड़ी वो बड़ा हिस्सा है दिमाग का। फिर उसके बाद थैलेमस की जगह दिखाई गई है, हाइपोथैलेमस की जगह दिखाई गई है, और इन तीनों को फिर यहाँ लिखा गया है कि ये फोर ब्रेन है। अच्छा, मिड ब्रेन को आप देखिए इसकी लाइन कहाँ गई है, ये बिल्कुल आप देखो सेंटर में, जो दिमाग की सेंटर है वहाँ पे चली गई है। और अब इसको मिड ब्रेन को अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी काम क्या है और क्या ये कि कनेक्शन इसमें क्या है। इसके बाद हैंड ब्रेन को भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन डायग्राम आ गया तो अभी इस पे बात करते हैं। तो हैंड ब्रेन में आप देखिए इसमें को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है सेरेबेलम, एक है पोन्स, एक है मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये आप इसकी लाइंस को देख ले कि ये कहाँ कहाँ पे जाती है। ये सेरेबेलम को देख ले, ये यहाँ पे सेरेबेलम है, पोन्स की लाइन आप देख ले वो कहाँ पे जाती है। और इसमें सबसे अहम जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जिसकी मैं अभी आपको टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत अहम काम सरंजाम देते हैं। और मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का वो हिस्सा है जो कि अगर आप सो भी जाए ना तो ये नहीं सोता। ये जब से आप पैदा हुए हैं ये अपना काम कर रहा है, और जब तक आप मरेंगे तो ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी ब्रेन की एक बहुत अच्छी तरीके से ये डायग्राम बनाई गई है और आपको हर जगह दिखाई गई है। इससे आप ब्रेन की पूरी ये टॉपिक भी जहन में ला सकते हैं कि फोर ब्रेन को देखो, इसकी 3 हिस्से हैं। फिर मिड ब्रेन को देखो, फिर हैंड ब्रेन को देखो, इसकी भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, और इसके नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस डायग्राम से आप नामों को और पूरी इस ब्रेन की एक जो टॉपिक है इसकी एक पिक्चर आप ले सकते हो, एक समरी है इस डायग्राम में। अच्छा, अब आते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। एक चीज़ आप जहन में अक्सर जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो सेरेब्रम और सेरेबेलम में फ़र्क नहीं कर सकते। तो सेरेब्रम फोर ब्रेन में है, सेरेबेलम जो है वो कहाँ पे है, वो हैंड ब्रेन में है। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम, एक में आर है एक में एल है। जो आर वाला है वो फोर ब्रेन में है, जो एल वाला है वो हैंड ब्रेन में है। अच्छा, मिड ब्रेन एक छोटा सा हिस्सा है, किताब लिखता है कि मिड ब्रेन एक छोटा सा हिस्सा है जो कि सेरेब्रम के नीचे वाक़या होता है। जो फोर ब्रेन का सेरेब्रम है ना, जो बड़ा हिस्सा होता है, आपने पिक्चर में देखा होगा, उसकी नीचे ही है, बिल्कुल सेंटर में दिमाग के। तो इट्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन लेता है, मैसेजेस इसको आते हैं, विच इज़ देन पास्ड इन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि फिर फोर ब्रेन में यानी जो अगला दिमाग है उसमें जिस जगह के लिए वो इन्फॉर्मेशन हो, जिस जगह को पहुंचानी होती है, तो ये उस जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया। सेंस ऑर्गन कौन सी चीज़ है? सेंस ऑर्गन आपके हाथ है, आपके पाँव हैं, आपके जिस्म का हर हिस्सा सेंस ऑर्गन है, जहाँ पे आप सेंस कर सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, किसी दर्द को महसूस कर सकते हैं, वो सारे सेंस ऑर्गन हैं। तो सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज जाता है तो मिड ब्रेन उसको रिसीव करता है। ठीक है, और फिर वो देखता है कि इसको दिमाग में किस जगह पे जाना चाहिए, इसकी कनेक्शन कहाँ पे है, कौन सी वाली जगह पे ये जाके तो अच्छी तरह इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इस वजह से मिड ब्रेन का सिंपल सा काम है कि वो क्या करता है, वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन या मैसेजेस रिसीव करता है और दिमाग में उसके लिए मौजूद जगह पे भेज देता है। बस इतना सा काम है इसका। अब आते हैं हैंड ब्रेन पे। हैंड ब्रेन दिमाग का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि हैंड ब्रेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को सेरेबेलम कहते हैं, एक को पोन्स कहते हैं और एक को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। इन तीन हिस्सों की अब मज़ीद हम काम पढ़ेंगे कि इसके सिम में क्या क्या काम है। सेरेबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम के बैक साइड पे आता है, बैक पार्ट पे आता है। जैसे आप डायग्राम में देख लेना, सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम की बैक साइड पे आता है। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। इसका काम क्या है सेरेबेलम का? ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो आपके जिस्म का तवाज़ुन है वो कंट्रोल रखता है। तवाज़ुन क्या चीज़ है? देखो, आपने कहीं देखा होगा कुछ लोग जब ऊंचाई पे जाते हैं ना तो उसका फिर वो
तवाज़ुन नहीं मेंटेन रख पाते, अक्सर उसके वो चकरा के गिर पड़ते हैं। तो ये चीज़ है, ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है कि आप जब दो पाँव पे आप फिरते हो तो आपके जिस्म की जो तवाज़ुन है वो कौन चीज़ कंट्रोल कर रहा है दिमाग में, वो सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, और जो जिन आपके जिस्म में जिन चीज़ों की हरकत के लिए ज़रूरत हो उन चीज़ों को हरकत के लिए कहता है। ठीक है ना। आपके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आपके जिस्म के जिन जिन चीज़ों को, जिन हिस्सों को हरकत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी सेरेब्रम सिखाता है कि किस तरह आपने अपने बॉडी को मेंटेन रखना है। पॉन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिड ब्रेन। पॉन्स जो है ये एक ओवल टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे अंडा होता है ना, अंडे की शक्ल का एक चीज़ होती है, और वो मिड ब्रेन की नीचे वाक़या है। अच्छा, इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, स्वॉलोइंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट एट्सेट्रा। ये बहुत से काम इसके कंट्रोल में हैं, और वो काम कौन से है? वो एक है स्लीप, मतलब नींद आना। स्वालविंग, एक चीज़ को निगल जाना। स्वालो उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं ना तो आप इसको दांतों से खूब चबाते हैं, इसको स्वालो नहीं कहते। स्वालो उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप पूरा निगल लें। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना, जो टैबलेट होती है, आप उसको मुंह में रखते हैं, आप उस पे दांतों के साथ चबाते नहीं, उसको पूरा पानी के साथ स्वालो करते हैं, उसको निगल जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में स्वालविंग कहते हैं। और इक्विलिब्रियम भी तवाज़ुन को कहते हैं, जिस्म को तवाज़ुन में रखता है। इंटेस्ट और जिस्म और जायक़े को कंट्रोल रखता है। ठीक है। तो पॉन्स की ये ज़िम्मेदारियाँ है कौन सी, कि ये इंसान की जो नींद है उसको कंट्रोल रखती है, स्वालविंग निगलने को, इक्विलिब्रियम तवाज़ुन को, और जायक़े को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुदा न खास्ता किसी सर पे चोट आ गई और उसके पॉन्स को नुकसान पहुंची, तो फिर इसको नींद आने में तकलीफ़ होगी, नींद नहीं आएगी उसको, और वो किसी चीज़ को निगल नहीं पाएगा। इसके अलावा अक्सर वो जो है उसके जिस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, और उसको किसी चीज़ का जायका महसूस नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये पॉन्स ये सारी चीज़ें को कंट्रोल रखता है। फिर इसके बाद है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सबसे अहम हिस्सा है दिमाग का। एक जो है ये सेरेब्रम है, और दूसरा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये दो बहुत ज़्यादा अहम हिस्से हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जहाँ से मतलब ऐसा समझ लो कि मेडुला ऑब्लांगेटा पे दिमाग ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो वो आखिरी हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे दिमाग ख़त्म होगी तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है, जो कि आपने डायग्राम में भी देखा होगा, गर्दन में के साथ वाक़या है, और स्पाइनल कॉर्ड इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो दिल की धड़कन को कंट्रोल रखता है। ब्रीथिंग, आपकी सांस लेने को कंट्रोल रखता है। एंड डाइजेशन, और आपकी हाजमे को कंट्रोल रखता है। ठीक है। तो इसका मेडुला ऑब्लांगेटा के क्या क्या काम है उसके है, दिल का धड़कन कंट्रोल करना, और ब्रीथिंग कंट्रोल करना, मतलब सांस लेना, और हाजमे को कंट्रोल रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप। मेडुला ऑब्लांगेटा उस टाइम भी काम करता है जब बाकी तमाम जिस्म सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपके जिस्म के तमाम हिस्से सो जाते हैं, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा वो वाहिद हिस्सा है दिमाग का जो अगर आप सो भी रहे हैं तो ये जाग रहा होता है और ये आपके लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि इसके ज़िम्मे ही ऐसी काम है जो कि आपको 24 घंटे चाहिए होंगे। जैसे आप देखो, हार्ट बीट इसके ज़िम्मे है, तो दिल का धड़कना इसके ज़िम्मे है। मेडुला ऑब्लांगेटा अगर सो गया तो फिर दिल का धड़कना तो रुक जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा सांस लेना इसके ज़िम्मे है, ये भी 24 घंटे का काम है। और इसके अलावा डाइजेशन, हाजमा इसके ज़िम्मे है, तो हाजमा भी 24 घंटे जारी रहता है। तो ये सब काम इसके ज़िम्मे ऐसे लगाए गए हैं जिसके लिए इसको पूरी ज़िंदगी जागना पड़ता है, और ये सब काम सर अंजाम देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन जो है
वो ख़त्म हो गया, अब स्पाइनल कार्ड शुरू होने वाला है। ये बहुत ही आसान है। आप ऐसा करो कि इस डायग्राम को पहले समझो, इसके ये पार्ट्स समझो, इसके नेम्स जितने हैं, ये सारे नाम जो हैं यहाँ पे, इसको समझो और इसकी स्पेलिंग्स वगैरह याद कर लो। और इसके बाद इस हर हिस्से के जो 3-3, 4-4 काम हैं वो अपने जहन में डाल लो या उस पर प्रैक्टिस कर लो। एक दफ़ा जो है रफ़ पेज पे लिख लो, सेरेब्रम इसके ये काम है, थैलेमस इसके ये काम है, हाइपोथैलेमस इसके ये काम है। तो ये सारे हिस्सों के काम 3-3, 4-4 काम हैं, वो सारे आप अगर जहन में डाल लेंगे तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल उस पे मैंने काफ़ी तफसील से बात की है। जो काम ये करते हैं ये हिस्से, आपने सिर्फ इसको अब जहन में रखना है। तो आप ब्रेन पे कभी भी कोई मतलब कितनी भी आप 1 घंटा बात कर सकते हो ब्रेन पे, अगर ये सारे काम और इसके नाम और इसके काम आपको याद हो। चलो हम अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख ले स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो गया। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ब्रेन था, एक स्पाइनल कार्ड था। ब्रेन हमने पढ़ लिया, अब स्पाइनल कार्ड की बारी है। तो स्पाइनल कार्ड छोटा सा टॉपिक है और इसकी काम ये इसलिए छोटा है कि इसके बस एक स्पेसिफिक काम है। अब देखते हैं वो सारी डिटेल नीचे आएगी। स्पाइनल कार्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। स्पाइनल कार्ड जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से ही निकलता है। मैंने जैसे कहा दिमाग का आखिरी हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा है और इसके बाद डायरेक्टली वो स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाती है और ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लिवर एंड। ये आपकी जो कमर है उसमें रीढ़ की हड्डी में होती है। इट रन बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन। इनसाइड द बैकबोन का मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये स्पाइनल कार्ड होती है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन। ये भी इंटरन्यूरॉन से बना है। देखो आपको वो जुमला याद है ना जो मैंने बिल्कुल पहले इस लेक्चर में आपको कहा था कि दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इंटरन्यूरॉन है। वो इंटरन्यूरॉन से भरा पड़ा है दिमाग, और ये स्पाइनल कार्ड भी इंटरन्यूरॉन से भरा पड़ा है। तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन का जो तीसरा किस्म है जिसको इंटरन्यूरॉन कहते हैं वो सिर्फ दिमाग और स्पाइनल कार्ड में होते हैं। ठीक है, जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं होते। उसका काम क्या है? उसका काम है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में मिलाना। अच्छा, अब स्पाइनल कार्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल कार्ड का काम क्या है? जो रीढ़ की हड्डी में जो हरा में मगज़ है, ये जो स्पाइनल कार्ड है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आपके ब्रेन को जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों के साथ क्या करती है? मिलाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि स्पाइनल कार्ड बिल्कुल एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करती है। जैसे कि बिजली की बोर्ड होती है ना, तो उसकी तरह काम करती है ये सारे जिस्म के लिए। और उसका मेन स्विच जो है वो दिमाग में लगा होता है। ये स्पाइनल कार्ड एक्सटेंशन बोर्ड की तरह इससे नीचे की तरफ फैला होता है, कमर में नीचे की तरफ आया होता है, और आपके जिस्म के हर हिस्से के कनेक्शन आके तो स्पाइनल कार्ड में लगते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा समझ लो कि ये बिल्कुल एक्सटेंशन बोर्ड जैसा काम करता है। तो इसलिए किताब में कहता है कि ये लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये दिमाग को जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ मिलाता है। देखो यहाँ पे मेन स्विच लगा होता है, जो सारा प्रोसेसिंग काम तो सारा दिमाग का ही है ना, तो सारा प्रोसेसिंग तो यहाँ पे है। अब सारा जिस्म अगर वो ये यहाँ पे सारा जिस्म आसाब से भरा है, नर्व से भरा है। ठीक है, अब ये सारे अगर कनेक्शन जो है वो फिज़िकली इस ब्रेन में इस तरह जाएंगे, तो ये तो इतना जगह न स्पाइनल कॉर्ड में है और न वहाँ ब्रेन पे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ऐसे सिस्टम के साथ बनाया है, बहुत एक शाहकार तरीके से बनाया है कि जो मेन काम जो है वो तो दिमाग का है, तो वो यहाँ पे ब्रेन के साथ ये स्पाइनल कार्ड को टच किया है और इसको एक्सटेंशन के तौर पर इसके लिए काम करता है। ठीक है, तो अब हाथ से जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पे आके लिखता है, शोल्डर के कनेक्शंस और आपके जिस्म के हर जगह से कनेक्शन यहाँ पे आके मिल जाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो नर्व्स हैं ना उसको दिमाग तक जाना नहीं पड़ता। ये बिल्कुल उसके लिए जो है ये स्पाइनल कार्ड जो है एक्सटेंशन के तौर पे काम करता है। जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है बिजली का, एक पंखा जब आप वो उसका तार नहीं पहुंच रहा हो प्लग तक, तो आप बीच में से वो बोर्ड लगा के तो बिल्कुल ये स्पाइनल कार्ड उस जैसा
काम करता है, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन भी कंट्रोल करता है ये स्पाइनल कार्ड, मतलब इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आपके इरादे के बगैर होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं। एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शन, एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शन। अच्छा, तो ये आपके जिस्म के कुछ वो काम भी कंट्रोल कर लेते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, जो जिस्म में ख़ुद ब खुद होते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिसके लिए आपका ख्वाहिश और इरादा करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हो गया? अब स्पाइनल कार्ड का अगर मैं समरी आपको बताऊं तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से मिला हुआ है और ये आपके कमर में नीचे की तरफ फैला हुआ है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। और इसका काम क्या है? इसका काम जो इसका काम है बुनियादी, वो आपके जिस्म के तमाम हिस्सों को दिमाग के साथ मिलाना है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जैसे कहा कि इसको आप एक इस तरह लो कि ये दिमाग के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह है, जो जिस्म के सारे कनेक्शन आके यहाँ पे इस एक्सटेंशन बोर्ड में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें लगते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कोशिश करूँगा कि ये भी ख़त्म कर लूँ, तो आज हमारा नर्वस सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स which are spread in the body to connect all body parts to the central nervous system, brain and spinal cord। कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम असल में नर्व्स क्या है? नर्व्स वो तारे, वो गुच्छे हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था और आपको डायग्राम दिखाई थी, जिससे सारा जिस्म आपका भरा होता है। नर्व्स असल में न्यूरॉन से बने हुए तारे हैं, केबल्स हैं, जो कि पूरे जिस्म में फैले होते हैं। आपके जिस्म के हर हिस्से में नर्व्स होते हैं, ठीक है। और ये नर्व्स आके फिर स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन नर्व्स से बना है, इन तारों से बना है, जो कि आपके विच आर स्प्रेड इन द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी में फैले हुए हैं, टू कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स, के तमाम जिस्म के हिस्सों को कनेक्ट कर ले, किसके साथ? टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। इसका मतलब है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम असल में नर्व्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है, जो कि आपके नर्व्स आपके पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, जो कि तारे हैं न्यूरॉन से बने, और वो आके तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, ताकि आपके तमाम जिस्म के हिस्से वो दिमाग के साथ और स्पाइनल के साथ कनेक्ट हो और उसका राबिता बहाल हो। द नर्व विच एराइज फ्राम द ब्रेन आर कॉल्ड कार्नियल नर्व्स। अब देखो यहाँ पे नर्व्स तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन काम के लिहाज से कुछ नर्व्स के काम अलग है, कुछ के नर्व्स के काम अलग हैं। तो वो नर्व जो कि ब्रेन से आता है, उसको कहते हैं कार्नियल नर्व्स। दी नर्व्स विच आर एराइज फ्राम स्पाइनल कार्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कार्ड से आता है, उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में 12 पेयर्स होते हैं कार्नियल नर्व्स के, और 31 पेयर्स यानी जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो कार्नियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि दिमाग से आते हैं, दिमाग की तरफ, एराइज फ्राम ब्रेन और कॉल्ड कार्नियल नर्व्स। जो कि दिमाग से आते हैं उसको कार्नियल नर्व्स कहते हैं। और कितने हैं वो तादाद में हैं 12। और जो कि स्पाइनल कार्ड से आते हैं वो कितने हैं? वो है 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़े। तो ये सारे नर्व्स जो हैं वो काम क्या करते हैं? वो काम ये करते हैं कि आपके जिस्म के हर हिस्से से मालूमात को दिमाग तक पहुंचाते हैं। आपके जिस्म में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग तक इस नर्व्स के ज़रिए पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स आपके जिस्म की तमाम मालूमात, आपके जिस्म में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके मैसेजेस वो सारे दिमाग को पहुंचाते हैं। अच्छा, जो
जो मैसेजेस जो नर्व्स दिमाग की तरफ मैसेजेस को ले जाते हैं उसको सेंसरी नर्व कहते हैं, और जो वापस ही का मैसेज लाते हैं वहाँ जब दिमाग से प्रोसेस होके मैसेज वापस आते हैं तो जो नर्व्स लाते हैं उसको फिर मोटर नर्व्स कहते हैं। जैसे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स थे वैसे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स भी होते हैं। वर्किंग मॉडल ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। अच्छा, न्यूरॉन कैसे काम करता है, सिर्फ ये बहुत इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी, तो जो मैंने आपको सिंपल उर्दू में बताया था वो अभी आप इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाएंगे। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन। नर्वस सिस्टम जिस्म के तमाम कामों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, बहाल कर उसका ताल्लुक़ बहाल करती है, राबिता बहाल करती है। नर्वस सिस्टम इंसान के जिस्म में एक ऐसा निज़ाम होता है जिससे इसका सारे जिस्म के हिस्से एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे को फिर समझते हैं। किसी एक जिस्म के हिस्से पे अगर कोई दर्द हो तो सारे जिस्म पे को इसकी तकलीफ़ होती है, ठीक है। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस। ये माहौल में जो चेंजेस होते हैं ना, जो माहौल के चेंजेस हैं उसको भी ये जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और उस हिसाब से अपने आप को प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस, और उस हिसाब से उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपने जिस्म को उन खतरात से बचाते हैं। The working of the nervous system has been depicted in figure 1.6। ये इस फिगर में आपको नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। अच्छा, ये माहौल की वाली बात जो इन्होंने की तो इसकी मैं थोड़ी सी मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊं। अच्छा, ये आप ने देखा होगा कि जब ये गर्मी होती है, गर्मियों में जब सारा माहौल गर्म होता है तो गर्मियों में जब सारा माहौल आपकी इर्द गिर्द सारी टेम्परेचर दर्ज हरारत बड़ी होती है तो जब आपके जिस्म पे वो टेम्परेचर लगता है तो ये महसूस कर लेता है कि ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 45-46 तक पहुंचता है। तो इंसान के जिस्म ये जो जिस्म है ये समझ लेता है कि ये गर्मी है, तो ये अपने आप से ये पसीना निकालता है, और पसीना इसलिए निकालता है ताकि इससे जिस्म को ठंडा रखने में मदद मिले और मतलब इससे जिस्म ठंडा हो जाए, ठीक है। अब पसीना जब भी इंसान से निकलता है तो फिर उसको मतलब गर्मी उसको इतनी इंटरनली इसको ख़राब नहीं करती। गर्मी जितना ज़्यादा पसीना इंसान से निकलता है उतना वो रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो ये सारा नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके इर्द गिर्द जितने माहौल के में चेंजेस होते हैं वो भी ये नर्वस सिस्टम, सिर्फ ये नहीं है कि चोट और सांप का काटना और मच्छर का काटना ये महसूस करता है, जितनी भी गर्मी सर्दी या माहौल के जितने चेंजेस हैं वो सारे ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और दिमाग की सपोर्ट से वो समझाता रहता है इस नर्वस सिस्टम को, इस जिस्म को कि क्या करना है, ठीक है, अपने आप को इन ख़तरात से कैसे बचाना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम पे बात कर लूँ, आप देख लें। एक सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, बीच में आप देख लो वहाँ पे दिमाग लगा हुआ है प्रोसेसिंग के लिए, उस पे लिखा भी गया है कि प्रोसेसिंग। तो अगर आप देख लें इस बंदे ने क्या करना है, इसने पानी पीना है, ठीक है। आप देखो गिलास पड़ा हुआ है उसके चेहरे के साथ, अब इसने पानी पीना है, इसको प्यास लगी है। तो जब प्यास लगी है तो इसके जिस्म से नर्वस सिस्टम के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए एक मैसेज जो है वो रवाना हो जाता है दिमाग की तरफ। उसमें मैसेज होता है, मैसेज किस चीज़ का होता है कि प्यास लगी है, पानी पीना है, ठीक है। यहाँ दिमाग को आ जाता है, दिमाग इसको प्रोसेस करता है, सब कुछ सिचुएशन सूरत हाल समझ लेता है, फिर वो एक फ़ैसला करता है, वो उसको समझाता है कि अब क्या करना है। तो यहाँ से फिर वो उसके लिए एक ऑर्डर क्रिएट करता है और ये हाथ तक ये ऑर्डर जाता है कि ऐसा करो कि ये गिलास उठाओ और अपने मुंह तक ले जाओ, और पूरा सिचुएशन इसको समझाता है। तो इंसान का हाथ फिर गिलास की तरफ बढ़ता है, अपने इरादे से उस गिलास को उठाता है और वो पी लेता है। तो आप देखो जो मैसेज ले जाने वाला था यहाँ से मैसेज गया था, ठीक है, यहाँ से मैसेज गया था, इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन।
देखो ये सेंसरी न्यूरॉन लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ फिर दिमाग की प्रोसेसिंग के बाद ऑर्डर आ रहा है, तो इसको मोटर न्यूरॉन लिखा हुआ है। तो जो मैसेज को जिस्म के हिस्से से दिमाग तक पहुँचाते हैं इसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। जो दिमाग से फिर वापस जिस्म को मैसेज ऑर्डर पहुँचाते हैं दिमाग का, तो उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, बस ये हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच गए हैं। ये थोड़ा सा हमने जो दिमाग और ये नर्वस सिस्टम के बारे में कहा, जितनी भी ये टॉपिक हो गई, तो उसकी क्या है, उसकी एक समरी है ये। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट external or internal that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called stimulus। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स जो कि आप डेफिनेशंस कह सकते हैं उसके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं नर्वस सिस्टम की में जितनी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। आप इसको पॉइंट्स के तौर पे लें और इसको जहन में डालें। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, माहौल में जो चेंज होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। आपके जिस्म पे जो जो नर्व इम्पल्स हैं और रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिसेप्टर इस चीज़ को महसूस करता है कि बाहर कोई ख़तरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ पे कोई मच्छर बैठ गया, तो आपकी उंगली पे जहाँ पे बैठा है वहाँ का रिसेप्टर एक सेंसर आप कह लें, एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो इसको महसूस करता है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो सेंसर जब महसूस कर लेता है वो नर्व, तो एक नर्व इम्पल्स को वो मैसेज दे देता है कि यहाँ पे कुछ है। इस बाहर के वाले ख़तरा जो मच्छर है और जो सेंसर ने महसूस किया, इसको कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस असल में इंसान के जिस्म के लिए कोई जो चेंजेस हो माहौल में या कोई ख़तरा हो, उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो प्लूरल इसका स्टिमुलाई है, वहाँ पे लिखा हुआ है हीट का, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एट्सेट्रा, ये सब स्टिमुलस है। हीट है, ये देखो ये माहौल की चेंज है। आपके इर्द गिर्द अगर हीट है तो ये आपके लिए एक चेंज है माहौल में, इसको स्टिमुलस कहते हैं। कोल्ड यानी आपके इर्द गिर्द अगर सर्दी है तो ये आपके लिए एक चेंज है, इसको स्टिमुलस कहते हैं। प्रेशर मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रेशर आपके जिस्म पे आ रहा हो, तो ये आपके लिए एक नई चेंज है माहौल में और ये आपके लिए स्टिमुलस है, इसको स्टिमुलस कहते हैं। इसके अलावा साउंड वेव जो कि आवाज़ होती है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए माहौल में चेंज है, ठीक है। आप बाहर से कोई चीज़ आपकी ले रहे हैं, तो जब आप बाहर से कोई चीज़ ले रहे हैं तो इसको, ये आपके लिए स्टिमुलस है। अब ये देखो आपके जिस्म, आपके जो कान में मेरी आवाज़ जा रही है, तो सबसे पहले वहाँ के जो रिसेप्टर है इसको, मेरी आवाज़ को ले लेते हैं और वो नर्व्स के ज़रिए स्पाइनल कार्ड तक पहुंचता है। स्पाइनल कार्ड से फिर दिमाग इसको प्रोसेस करता है और समझता है कि ये क्या मामला है। फिर इसको ऑर्डर वापस कान में आता है और आप समझ लेते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको समझ आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उससे पहले ये सारा प्रोसेस हो जाता है। द स्पेशल ऑर्गन टिश्यूज़ आर सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। ऐसे ऑर्गन जो कि ये स्टिमुलाइज, ये बाहर की चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो इसको रिसेप्टर कहते हैं। जिसको मैंने कहा कि इसको आप ऐसा लो कि एक सेंसर लगे हुए हैं तमाम जिस्म पे, तमाम जिस्म की स्किन पे। दूसरा पॉइंट है द सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ, स्टिमुली भी कहते हैं इसको, स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो यहाँ से जिस्म से मैसेज दिमाग में पहुँचाते हैं, तो ये स्टिमुली जो है वो उसके मुतालिक, जो स्टिमुली बाहर के चेंजेस है या कोई ख़तरा है उसके मुतालिक मैसेज को मैसेज को रिसेप्टर पे महसूस करते हैं और फिर इसको कहाँ पे ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में ले जाते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स आर मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वापस ही का हुक्म भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं उस जगह के लिए कि अब इसके साथ क्या करना है। ये वही है जो मैं बार बार ये किस्सा बयान कर रहा हूँ, ये अभी किताब में बार बार इसको वही पूरा नर्वस सिस्टम का ये प्रोसेस बयान किया जा रहा है। द मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज। ये मोटर न्यूरॉन जो है नर्व इम्पल्स को
जिस्म के उस हिस्से तक पहुंचाते हैं विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज, जिसने अब कोई एक्शन लेना है, इस खतरे से निपटना है। सच पार्ट आर कॉल्ड इफेक्टर्स, ऐसे हिस्सों को क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। सही है, जिसने अब एक्शन लेना है ना, इसको इफेक्टर कहते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर, इंसान के जिस्म में मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो दो चीज़ें इसमें नई है, एक है रिसेप्टर, एक है इफेक्टर। अगर आप देख लें इस डायग्राम में, यहाँ जो कुछ हो रहा है इसको रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल के चेंज को महसूस किया जा रहा है। ठीक है, अब इसने गिलास उठाना है, ये आपकी इसके लिए माहौल में एक चेंज है। और यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे जब दिमाग से ये मैसेज आया तो इसमें इस हाथ के लिए इंस्ट्रक्शन था कि अपने गिलास को उठाना है। तो काम किसने अब करना है, एक्शन किसने लेना है? एक्शन लेना है इस हाथ ने, एक्शन लेना है इस हाथ ने। तो इसको क्या कहते हैं? इसको इफेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इसको रिसेप्टर कहते हैं, जहाँ पे इसको महसूस किया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे है। तो अगर मैं ये दो टॉपिक अभी पढ़ूँगा तो ये फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलो क्या करें, पढ़ लें या नहीं? अच्छा, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन तो मैं पढ़ लूँ। एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, वो काम जो कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये मैं बार बार उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वॉलंटरी एक्शन वो काम होते हैं जो इंसान अपने इरादे से करता है। इनवॉलंटरी एक्शन वो काम होते हैं जो इंसान के जिस्म में बग़ैर इरादे के हो जाते हैं, इंसान को खबर भी नहीं होती और वो हो जाते हैं। ठीक है, द बॉडी वॉलंटरी एक्शन को देख लो। द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ऐसे काम जिस्म में जो कि इंसान के इरादे से और उनके वो होश में करते हैं। विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम, जिस पे वो सोच के वो काम करते हैं, उसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, जैसे कि मिसाल के तौर पे इंसान बोल रहा होता है तो सोच के बोल रहा होता है। ईटिंग, जब वो खाना खा रहा होता है तो अपने इरादे से कर रहा होता है। फिर रीडिंग, जब वो किताब पढ़ रहा होता है तो अपने इरादे से पढ़ता है। वॉकिंग, जब वो चलता है। रनिंग, जब वो दौड़ता है। जब क्लैपिंग करता है। ये सारे जो है वॉलंटरी अपने इरादे से किए जाने वाले अफ़आल है, काम है। ठीक है, अब इनवॉलंटरी एक्शन को आप देख ले तो वो क्या है? द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ऐसे काम जिसमें इंसान सोचता नहीं है, सोच नहीं सकता, और मतलब उसके ख्वाहिश के बग़ैर, उसके इरादे के बगैर वो हो जाते हैं, उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, इनवॉलंटरी एक्शन इंसान के होश व हवास में नहीं होता, उसके इरादे से नहीं होता। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है हार्ट बीट। तो इसकी एग्जांपल क्या है? हाँ, इसकी एग्जांपल है हार्ट बीट, इंसान के दिल की धड़कन। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, इंसान का पलकें झपकना, आंखें झपकना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रीथिंग, हार्ट बीट, इंसान की दिल की धड़कन जो कि बग़ैर इरादे की होती है, इसमें आपका कोई इरादा नहीं होता। आप चाहते हैं तो इसको रोक नहीं सकते, अगर आप चाहते हैं इसको चला नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा ब्रीथिंग, जो इंसान सांस लेता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, इंसान का जो जो वो अपने आंखों को झपकता है। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके जो इंटेस्टाइन हैं, जो आंत है, तो उसकी मूवमेंट को आप उसकी मूवमेंट जो है वो क्या है? वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो आपकी कंट्रोल में नहीं होती, वो खुद बहुत मूवमेंट करते हैं जब उसको चाहिए होता है। और द एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन की एग्जांपल हैं। ठीक है, अब नीचे रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ लेते हैं, ये बहुत आसान है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस जब मिलता है इंसान को, इंसान के जिस्म को स्टिमुलस, तो आपको अब पता चल चुका होगा कि बाहर का जो एनवायरनमेंट में जो चेंज है, कोई ख़तरा है, कोई मच्छर है, कोई सांप है, गर्मी है, सर्दी है, ये सारे स्टिमुलस है। तो जब इंसान के जिस्म को वो मिलता है तो एक एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टेक प्लेस, वो एक आप मतलब इमीडिएट रिस्पांस जो है वो इंसान के जिस्म में क्रिएट होता है। जैसे किसी मच्छर ने काट लिया, अब जल्दी से अपने हाथ को झटक लेते हैं। जैसे
पाँव पे चोट लग गई, अब जल्दी से आपका हाथ, तो आप वहाँ से पाँव हटाते हैं और अपने दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट देते हैं। तो ये सारा बग़ैर इरादे के आपके हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हार्ट ऑब्जेक्ट इज़ ए कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये बिल्कुल वही एग्जांपल था जो मैंने दिया कि एक गर्म चीज़ को टच करने के बाद आप फ़ौरन अपने हाथ को हटा लेते हो। ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो आपके इरादे के बगैर हो गया। आप फिर उसके बाद समझते हैं कि यार ये तो गर्म था। इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोन इन फिगर 1.7 टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ स्टिमुलस। इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। पहले मैं इस डायग्राम पे बात कर लूँ, इसके बाद ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। देखो इसमें बिल्कुल वही गर्म चीज़ की टचिंग वाली कहानी है। इसने ऐसा किया यहाँ पे इसने इस गर्म चीज़ को, ये शम्मा है, इसको अपना उंगली उसके नज़दीक किया तो वो तो गर्म था। तो अब इसको अभी इस टाइम कुछ पता नहीं है इसका कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको टच किया तो यहाँ से एक मैसेज चला गया, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड को, यहाँ पे, कि यार इस तरह की सिचुएशन के कोई गर्म चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे इस यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग में जो है वो प्रोसेस हो गया। इसके बाद यहाँ से इसके लिए एक ऑर्डर जारी हुआ और वो ऑर्डर यहाँ पे आके रुका। जब वापसी का आता है ना, जब वापसी का आता है तो वो जगह जाता है जिसने एक्शन लेना हो। तो जब वापसी का दिमाग ने एक फ़ैसला किया और वो वापस आया तो वो यहाँ पे आया और इस मसल को कहा, हाथ के इस मसल को, कि फ़ौरन अपने हाथ को पीछे खींच ले। तो आप देखो पहले ये उंगली यहाँ पे थी, अब यहाँ पे है, ठीक है, इसने खींच लिया। तो इस डायग्राम में ये सारी जगह भी आप जहन में डाल लें कि यहाँ पे इंटरन्यूरॉन, देखो ये छोटा सा इंटरन्यूरॉन है। इसमें मैंने कहा था इंटरन्यूरॉन जो होते हैं वो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो अब देखो ये वाला, ये रेड कलर का जो यहाँ पे है, ये वाला जिसे इंटरन्यूरॉन लिखा हुआ है, ये जो इंटरन्यूरॉन लिखा हुआ है ये वाला, ये इंटरन्यूरॉन है आप देखो। और ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन को जो है वो मोटर न्यूरॉन के साथ किसने कनेक्ट किया हुआ है, इंटरन्यूरॉन ने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये डायग्राम थी, मतलब यहाँ से उंगली से यहाँ से एक जो है स्टिमुलस था, तो एक मैसेज क्रिएट हुआ और वो चला गया वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ से उसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसके लिए एक पैगाम आया और इस मसल को कहा कि आप इसको उंगली को खींच लो। तो उसने उंगली को यहाँ से यहाँ पे ला दिया, ठीक है। ये सारा इसमें नर्वस सिस्टम बयान हुआ है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि स्टिमुलस विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल रिसेप्टर ऑफ द स्किन, यानी आपकी स्किन पे जो सेंसर लगा हुआ था, रिसेप्टर लगा हुआ था, उसने स्टिमुलस को, शमे की गरमाइश को महसूस किया। अ नर्व इम्पल्स इज़ क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन। एक नर्व इम्पल्स क्रिएट हुआ आपके जिस्म में, जो आपकी चमड़े में, और वहाँ से वो अब कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स द मोटर न्यूरॉन। ये अब यहाँ से जब वापसी में आता है तो सेंसरी न्यूरॉन से किसको दिया गया, इंटर न्यूरॉन के ज़रिए मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट किया गया, क्योंकि वापसी के आने का जिम्मा किसके पास है, मोटर न्यूरॉन के पास है। द मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल। मोटर न्यूरॉन ने इस इम्पल्स को इंसान के हाथ के जो यहाँ पे लाया, आर्म मसल, ठीक है, यहाँ पे लाया, जिसको इफेक्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। द आर्म मसल कंट्रैक्ट एंड हैंड इज पुल्ड बैक। आर्म मसल ने अपने आप को खींचा और उसका हाथ उस शमे से बैक साइड पे आ गया, मतलब उससे पीछे हो गया, उससे हट गया। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस पाथवे पे ये नर्व इम्पल्स जाता है, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो जिस रास्ते पे जाता है ये नर्व इम्पल्स, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिसेप्टर, अ सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। अब देखो ये सारा स्टोरी किस चीज़ पे बनी हुई है। तो इसमें एक क्या है, एक इसमें है रिसेप्टर यहाँ पे, फिर इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन,
सेंसरी न्यूरॉन कौन सा है? सेंसरी न्यूरॉन ये जो यहाँ से ब्लू जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। उस तरफ से जो आ रही है वो मोटर न्यूरॉन है, ब्लू कलर में। तो ये ग्रीन लाइन सारा सेंसरी न्यूरॉन है। तो एक हो गया रिसेप्टर, एक हो गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर हो गया इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे है इंटर न्यूरॉन, और फिर हो गया मोटर न्यूरॉन। ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे, ये मोटर न्यूरॉन हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो गया? आखिर में इफेक्टर, ये वाली जगह, इसने इफ़ेक्ट करना है, इसने अब एक्शन लेना है। तो ये सारा प्रोसेस इन 4-5 चीज़ों पे 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों से बना है। ये नर्वस सिस्टम जो है इन 5 चीज़ों पे काम करता है। पहले रिसेप्टर महसूस करता है, सेंसरी न्यूरॉन इसको स्पाइनल कार्ड और दिमाग तक पहुंचाता है, एंटी न्यूरॉन वहाँ पे सेंसरी को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है, और मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होके तो मोटर न्यूरॉन वापस कहाँ पे आता है? इफेक्टर्स में आता है, उस जगह पे आता है जिसने अब एक्शन लेना है। ये 5 चीज़ें कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो ये सारा नर्वस सिस्टम इससे बनता है, और यही इस नर्वस सिस्टम का तरीक़ेकार है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने एक सिस्टम को पढ़ा बहुत डिटेल से जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, आसाबी निज़ाम। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे जिसको उर्दू में कहते हैं अमल इखराज। आखिर में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप को नोट्स चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो पर वक्त मिल सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल से फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। उस वक्त तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।